अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद खालिद रेहान। वेलकम टू ब्राइट अकेडमी। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के MCQs 30 जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हमने स्टार्ट करना है MCQs 31। तो बेटा पढ़े MCQs 31 क्या कह रहा है। तो लिखा हुआ है कि द करंट इन अ रजिस्टर इज 8 मिली अम्पेयर, द चार्ज फ्लोज थ्रू द रजिस्टर इन 0.020 सेकंड। तो बेटा आपको टाइम दिया गया है और करंट की वैल्यू दे दी गई है और आपसे कहा गया है कि आप क्या फाइंड करें, चार्ज जो है वो फाइंड करें क्यू की वैल्यू आपने फाइंड करनी कि कितना फ्लो किया है। तो बेटा देखिए आपको पता है आई की वैल्यू आपको दी गई है 8 मिली एम्पेयर और टी की वैल्यू जो आपको दी गई है वो दी गई 0.020 सेकेंड। तो अब बेटा आपसे कहा गया है कि आप क्या निकालें चार्ज। तो आपको पता है जब भी करंट और टाइम दिया जाए तो आप सिंपल फार्मूला लगाएं आई इक्वल टू क्यू ओवर टी। अब आपने क्यू फाइंड करना है तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा आई क्रॉस टी। तो बेटा वैल्यू पुट कर दें 8 और क्रॉस हमारे पास आ जाएगा 0.020 सेकेंड। अब ये देखिए मल्टीप्लाई करें ये आएगा 0.6। अब गौर करें मैंने यहाँ पे मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट नहीं किया, वही 8m यानी वैल्यू लिखी थी, इसलिए m साथ वही आएगा। और आपको पता है कि चार्ज का यूनिट कॉलम होता है तो ये मिली कॉलम आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा ये जो है इसका राइट आंसर आएगा। तो आप सिंपल क्या करें, बस मल्टीप्लाई कर दें। अब यूनिट जो है वो नीचे दिए जो है वो आपके पास मिली कॉलम में दिए गए हैं, इसलिए आप क्या करें जी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो मिली कॉलम में आंसर आ जाएगा। अगर कॉलम में दिए जाते सारे तो फिर आपने इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेना था। तो सिंपल सा ये आई और क्यू और टी में से तीनों में से कोई भी दो वैल्यू दी गई हो तो आप तीसरी जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। तो बेटा अगला MCQ देखें। आगे है जी बेटा 32 MCQ लिखा हुआ है कि 1 क्रॉस 10 raised power 7 electrons pass through a conductor in certain interval of time, the amount of charge will be। तो किसी खास लम्हे में इतने जो इलेक्ट्रॉन है वो पास कर रहे हैं किसी कंडक्टर में से, आपने बताना है कि चार्ज की अमाउंट क्या होगी, यानी द अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी। तो क्यू आपने फाइंड करना है। तो बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यानी n बताई जाए तो सिंपल आपको फार्मूला याद आ जाना चाहिए कि क्यू इक्वल होता है हमारे पास n ही। अब यहाँ पे n तो आपको बता दिया गया है और q आपने फाइंड करना है। इट मीन्स कि ये सिंपल फार्मूला n की वैल्यू आपके पास क्या है 1 क्रॉस 10 raised power 7 दी गई है। और देखें E की वैल्यू हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 10 raised power -19 होता है। अब बेटा देखिए ये 1.6 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1.6 ही रह जाएगा और क्रॉस 10 raised power 7 और -19 में +7 कर दे तो बेटा कितना रहेगा जी हमारे पास, वो हमारे पास रह जाएगा जी 12। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये आ जाएगा Q और ये किस में आ जाएगा जी कॉलम में। इट मीन्स कि हमारा आंसर आएगा 1.6 10 raised power 12 जो हमारे पास आएगा जी कॉलम। तो बेटा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा लें क्योंकि ये वैल्यू बड़ी थी ये छोटी थी। तो 1.6 10 raised power -12 कॉलम आ जाएगा आपके पास। तो बेटा अगला MCQ देखें जी 33। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ वायर इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज़ 1.6 पिको कॉलम, यानी किसी वायर में अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो कर रहा है सर्टेन इंटरवल में उसकी वैल्यू अब क्यू बता दी है और वो है 1.6 पिको कॉलम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देन। तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आपने बतानी है। तो बेटा यही फार्मूला फिर यूज़ करेंगे। अब देखिए आपको क्यू अब दे दिया गया और वो कितना है 1.6 पिको कॉलम यानी पिको कॉलम 10 raised power -12। तो बेटा देखिए यहाँ पे अब आपने फाइंड क्या करना जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी n आपने जो है वो फाइंड करना है। तो देखिए फिर लगाएं Q इक्वल टू n ही और n आपने फाइंड करना है, n आ जाएगा जी Q ओवर E। अब बेटा देखिए Q की वैल्यू आपको दी गई है 1.6 और पिको है तो 10 raised power -12 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय E की वैल्यू हमें पता है 1.6 10 raised power -19। अब देखिए डाटा इस तरह का दिया गया कि आप जो है कैलकुलेटर बगैर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये कट जाएगा तो ये 19 ऊपर चला जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इट मीन्स के 10 raised power -12 प्लस 19 तो बाकी की कितना रह जाएगा 10 raised power 7 हमारे पास रह जाएगा और ये जो है n की वैल्यू होगी। तो इतने जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास 10 raised power 7। तो बेटा इसका राइट आंसर फिर कौन सा हुआ जी A। तो अगला देखें जी 34 जल्दी से पढ़े क्या लिखा हुआ है। 3 रजिस्टर जो है वो दिए गए हैं आपको और कहा गया है कि ये जो है किस में कनेक्ट है जी पैरेलल में। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम व्हेन दे आर कनेक्टेड इन। अच्छा ये बेटा बताया नहीं कि आपको ये कहा गया है
कि इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मिनिमम कब होगी। तो आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आप पिछले वीडियोस देखें, आपको समझ आ जाएगी। मैंने बताया था कि अगर जो है सीरीज रजिस्टर का कम्बिनेशन हो सीरीज और पैरेलल में, तो सीरीज में मैक्सिमम मास आता है इक्विवेलेंट का और पैरेलल में मिनिमम आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे ये बेटा वैल्यू दी गई है और वो कहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम कब होगी, जब हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली किस में करेंगे, पैरेलल में। पैरेलल में आज क्या होता है जी, छोटे से भी छोटा आता है इक्विवेलेंट का जो है, छोटे से छोटी वैल्यू से भी छोटा आता है। तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर आएगा फिर बी। ठीक हो गया जी। अगला देखिए 35 MCQ, 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। बेटा अब वो कह रहा है कि 3 जो हमारे पास रेजिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्ट है, तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें और तीनों की वैल्यू सेम है। अब बेटा देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू। अब तीनों किस में है जी, पैरेलल में। इट मीन्स कि ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो बेटा पैरेलल के लिए मैंने फार्मूला बताया था कि क्या होता है। अब आपको सिंपल फार्मूला तो पता है, लेकिन बेटा यहाँ पे 3 ओम वैल्यू सेम है। तो वैल्यू सेम के लिए मैंने कहा था कि आपको 1 ओवर आर इक्विवेलेंट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्या करें, आर बाई एन कर दें। आर से क्या मुराद था, आर से मुराद था जितनी वैल्यू है, एन से मुराद था कि जितनी तादाद है। तो 3 रजिस्टर और तीनों की वैल्यू 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आंसर आएगा 1। तो ये बेटा ये भी क्वेश्चन मैं काफ़ी दफ़ा करवा चुका हूँ, आप वो सीरीज रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसमें जाके देख सकते हैं। तो ये बेटा आएगा जी 1 ओम। इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट रजिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई जी, 1 ओम आ गई। चले बेटा देखिए अगला एमसीक्यू देखें 36 में देखिए क्या दिया हुआ है। 36 में आपको ये कहा गया है कि अ बैटरी ऑफ 50 वोल्ट इज अटैच टू अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम 10 ओम एंड 10 ओम अरेंज इन सीरीज, द करंट इन द सर्किट इज। तो बेटा देखें वोल्ट की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है जी, 50 वोल्ट। यानी मैं इसका सर्किट बना दूँ तो कुछ यूँ बनेगा हमारे पास कि ये मेरे पास एक बैटरी अटैच है 50 वोल्ट की, और यहाँ पे ये रेजिस्टर है 3, 1 2 3, क्योंकि बेटा उसने कहा है कि तीनों किस में है जी, सीरीज में। अब ये प्लस माइनस की 50 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है वोल्टेज, और आपसे ये कहा गया कि वैल्यू जो है वो कितनी है, 5 ओम 10 ओम और 10 ओम। और बेटा आपसे ये कहा गया कि इसमें से जो करंट फ्लो करेगा, यानी जो आई जो फ्लो कर रहा है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, V दिया गया हो, I दिया गया हो, R फाइंड करना हो, तो आप सिंपल ओम लॉ यूज़ करें, जो कि क्या था, V इक्वल टू IR। लेकिन यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि अब R की वैल्यू कौन सी है, 3 वैल्यू दी गई है। तो बेटा देखिए ये कॉम्बिनेशन कौन सा, उसने खुद बताया कि सीरीज में है। सीरीज में है तो इसका मतलब है कि इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, तो यहाँ पे आएगा R इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट सीरीज के लिए कैसे निकालते हैं, जल्दी से जमा कर दे। सीरीज में हम जमा करते हैं 10 20 और 20 और 5 25। तो यहाँ पे I की वैल्यू फिर क्या आएगी जी, हमने फाइंड करनी है, तो I इक्वल टू आ जाएगा V ओवर R इक्विवेलेंट। तो बेटा देखें I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V की वैल्यू हमारे पास है जी 50, और ये इक्विवेलेंट कितना बनेगा 25। तो देखें 22, तो कितना आ गया 2, तो 2 एम्पेयर जो है हमारे पास करंट फ्लो होगा। अब फर्ज करें कि ये रजिस्टर हमारे पास पैरेलल में लगे होते, तो फिर R इक्विवेलेंट आपने पैरेलल फार्मूले से निकाल के जो वैल्यू आनी थी, बाकी काम यही करना था। तो जस्ट ये वाला जो है इसको वो चेंज करता है, या सीरीज में लगा देता है या पैरेलल में लगा देता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ओम लॉ से रिलेटेड और वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल, इससे रिलेटेड जो है इंशाल्लाह वीडियो मैं जल्दी बना रहा हूँ, तो आपको इस चैनल पे अवेलेबल होगी, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें इन चीज़ों को प्रॉपर्ली जो है वो डिटेल से डिस्कस किया जाएगा MCAT और ECAT के हवाले से। तो बेटा इसका फिर आंसर क्या आएगा, हमारे पास निकला 2 एम्पेयर। तो यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट ऑप्शन ही 2 एम्पेयर का, इसलिए 2 एम्पेयर हमारे पास राइट आंसर होगा। 37 MCQ बेटा पढ़े। 37 में बेटा ये कहा गया है कि इफ़ 2 वोल्ट आर नीडेड टू काज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पेयर टू फ्लो इन अ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस। यानी सिंपल देखिए वोल्टेज और करंट की वैल्यू दी गई और आपने क्या निकालना है, R। तो दोबारा से देखिए ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, ओम लॉ वाला, V इक्वल टू IR। अब देखिए बेटा वोल्ट R आपने जो है वो फाइंड करना है, तो R हमारे पास आ जाएगा जी V ओवर I, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा वैल्यू पुट करें, वोल्टेज की वैल्यू आपको दी गई 2 और करंट की वैल्यू 0.2। बेटा ये इशारे ख़त्म करें तो 10 ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 5 10, तो ये 5 2 10। तो इसका मतलब है कि R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ओम। तो ये बड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो ये ओम लॉ से रिलेटेड वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकल दे देते हैं आसान सा, वोल्टेज करंट
की वैल्यू दी हुई है, आर फाइंड करवा लेंगे, या दो तीनों में से कोई भी दो देंगे और तीसरी आपको फाइंड करनी होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि एक ही रजिस्टर था तो उसकी वैल्यू हमने निकालनी थी, तो वो आपके पास आ गई है। तो वो बेटा कितनी आई है, 10 ओम आई है, इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। अगला एमसीक्यू पढ़े कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये वाला। द रजिस्टिविटी ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ आयरन एज कम्पेयर टू द वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ डबल लेंथ इज। वो कहता है कि 1 मीटर लेंथ की वायर है आयरन की, उसकी रजिस्टिविटी जो है वो एज कम्पेयर टू कि ऐसी वायर जिसकी लेंथ आप क्या कर दें, डबल कर दें, तो उसकी रजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेटा आपने पढ़ा था कि जो रजिस्टिविटी रो है ये किस पे डिपेंड करती होती है, ये जस्ट टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल। इसके अलावा ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। डायमेंशन से मराद है कि आप लेंथ चेंज कर लें, आप उसका एरिया चेंज कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा कि वो सेम ही रहेगी। तो बेटा आप इसको मैं ना थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ ताकि आपके जहन में ये ना रहे कि कैसे कि जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी लेंथ बढ़ाने से तो फिर रेजिस्टिविटी क्यों नहीं बढ़ रही। रेजिस्टिविटी भी तो रेजिस्टेंस ही होती है, जस्ट 1 मीटर क्यूब मटेरियल की होती है। तो बेटा जल्दी से मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। बेटा देखिए आपने फार्मूला क्या पढ़ा था कि हमारे पास आर जो है ये किसके इक्वल होता है जी, रो एल ओवर ए, ये पढ़ा था आपने। अब अगर हम यहाँ से रो निकालना चाहें तो रो हमारे पास किसके इक्वल होती है जी, आर ए ओवर एल इसके। अब बेटा देखें उसने ये कहा है कि आपके पास लेंथ कितनी थी, 1 मीटर थी। इट मीन्स कि जब लेंथ में 1 पुट करूंगा तो मेरा जवाब क्या आएगा, रो। तो उस कंडक्टर की जो रो है वो उसकी वैल्यू आ गई जी आर है, ये है। एरिया की वैल्यू नहीं बताई, लेंथ उसने 1 मीटर बताई, तो 1 जब पुट करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। इसको आप 1 इक्वेशन कंसिडर कर लें। अब बेटा देखिए न्यू चेंज जब न्यू आ रही है, यानी न्यू जो रो है, रो डैश का नाम उसको दे दें। कब, जब वो कहता है कि लेंथ आपने क्या कर दिया, अब डबल कर दिया, तो डबल से बनाता है कि आप कितनी हो गई जी, 2 हो गई। तो बेटा देखिए हमने ये भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। अगर लेंथ 1 थी तो रेजिस्टेंस R थी। अब लेंथ आप कितनी कर देंगे, 2 मीटर। तो जब लेंथ 2 मीटर करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 2R हो जाएगी, यानी वो भी डबल हो जाएगी, लेंथ डबल करना। तो अब देख बेटा देखिए इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, R की वैल्यू अब हो जाएगी 2R, और एरिया तो चूंकि नहीं बताया गया तो वही रहेगा, और एल की वैल्यू हमने कहा कि डबल कर दिया तो ये आ गया। अब बेटा दोबारा फिर इसको काटें तो रो डैश अब न्यू जो आई है उसकी भी वैल्यू क्या आई है, आर ए। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 में क्लियर शो हो रहा है कि रो की वैल्यू लेंथ चाहे 1 मीटर हमने पुट की फिर भी ये आंसर आया, 2 मीटर पुट की तो फिर भी है, क्योंकि 2 करने से फिर रेजिस्टेंस भी तो चेंज हुई ना, तो वो भी डबल हो गई। तो बेटा इस तरीके से होता है। इस तरीके से आप एरिया को चेंज करें तो फिर भी यही रिजल्ट आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है ये कांस्टेंट होता है। तो ये बेटा सिर्फ टेम्परेचर पे, इसके अलावा जो है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम पे। तो इसके अलावा और किसी पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करती है जी, तो वो भी आगे दोबारा अगर एमसीक्यूज आएगा तो उस टाइम में हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ये टाइम काफ़ी हो गया इस एमसीक्यूज के लिए। तो बेटा देखें अगला एमसीक्यू 39। तो द वर्क डन बाय अ सेल इन मूविंग 10 कॉलम ऑफ चार्ज अराउंड अ लूप इज 20 जूल, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज। तो बेटा आपने ईएमएफ फाइंड करना है, यानी ईएमएफ से मुराद है कि आप वोल्ट की बात कर लेंगे, वोल्ट आपने फाइंड करना है। हमें पता है कि वोल्ट किसके बराबर होता है जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आपने फार्मूला पढ़ा है। अब वर्क डन कितना आपको दिया गया, वर्क डन 20 जूल और चार्ज की वैल्यू कितनी है जी 10। तो कैंसिल करें तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी जी, 2 वोल्ट हमारे पास आ जाएगी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा जी, तो यहाँ पे अगर बेटा आप देखें तो राइट आंसर जो है वो आपके पास सी बनता है, लेकिन यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो इसको आप 2 का लेंगे, ये 2 बनेगा, 20 नहीं बनेगा। ठीक हो गया। तो ये बाय मिस्टेक जो है ना यहाँ पे प्रिंट में है ऐसे। तो ये बस आपने फार्मूला पुट कर देना तो आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा बेटा अगला एमसीक्यू देखें कि इफ़ वोल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट आई इन अम्पेयर्स द पावर इज एक्सप्रेस इन। तो बेटा देखें यानी ये कह रहा है कि P इज इक्वल टू हमारे पास होता है वी आई। वो कहता है V की वैल्यू जो आप करें कि वोल्ट है और I को अम्पेयर करें तो ये क्या बनेगा यूनिट, ये वोल्ट और ये क्या बन गया एम्पेयर। तो वोल्ट एम्पेयर ही बनेगा, या फिर हम कह सकते हैं वाट। तो अब देखें यहाँ पे कौन सा दिया गया, तो वोल्ट पर एम्पेयर दिया गया तो वो तो नहीं हो सकता, वाट पर दिया गया तो वो नहीं हो सकता, वाट यूनिट हो सकता है। आगे फिर दिया गया वोल्ट एम्पेयर, तो ये वोल्ट एम्पेयर बन रहा है। अगला दिया गया एम्पेयर डिवाइडेड बाय वोल्ट, तो वो नहीं हो सकता। इट मींस कि राइट आंसर आपके पास क्या है सी। तो पावर का यूनिट या तो वाट पूछ सकते हैं या पूछ सकते हैं वोल्ट एम्पेयर। तो वोल्ट एम्पेयर भी किसके इक्वल होता है जी, वाट के इक्वल होता है। ये याद रखना है आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये वाला। तो बेटा देखिए अगला एमसीक्यू 41।
41 में क्या कह रहा है जी, 41 में आपसे ये कह रहा है कि फिलामेंट रेजिस्टेंस इन 500 वाट और 200 वोल्ट लाइट बल्ब बीज, यानी 500 वाट आपके पास पावर है और 200 वोल्ट जो है वो आपके पास यानी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट की वैल्यू है। तो वो कहता है कि रेजिस्टेंस फाइंड करें। तो अब देखें फिर हमारे पास पावर वाला फार्मूला, तो P इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एक VI और एक होता है I स्केयर R और एक हमारे पास होता है V स्केयर ओवर R। ठीक हो गया। तो अब बेटा देखिए इसमें से कौन सा लगेगा हमारे पास, तो अब हमें V दिया गया, P दिया गया और R हमने फाइंड करना, इट मीन्स ये वाला फार्मूला लगेगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, V स्केयर ओवर P। तो चले जी V स्केयर की वैल्यू क्या है जी, 200 है तो 200 क्रॉस 200 डबल मल्टीप्लाई कर दें और पावर कितनी है 500। तो बेटा देखें ये 20 से 20 कट जाएंगे और ये 5 और ये 5, 5 4 20 और 40 और ये 2 यहाँ पे बचा तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 80। इट मीन्स कि 80 ओम जो हमारे पास वो रेजिस्टेंस आएगी इस फिलामेंट की। तो राइट आंसर फिर कौन सा हुआ जी, ए। ठीक है जी। आगे जी 42 MCQs, इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन। अब मैंने कहा कि आपने बेटा ये चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्ट में पढ़ा हुआ है कि करंट जो है वो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है मेटल्स में, और आपके पास जो हमारे पास सोल्यूशन होते हैं डिल्यूट इलेक्ट्रोलाइट उसमें आयंस की वजह से होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की वजह से। गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वजह से होता है, और जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें किन के वजह से होता है जी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से। तो यहाँ पे पूछा गया आपके पास के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से किस में होता है, तो जस्ट आएगा आपके पास राइट आंसर ए, मेटालिक कंडक्टर्स में। ना सेमीकंडक्टर्स में होगा और ना ही बोथ ऑप्शन होगा, ना वन ऑफ दीज, तो ए ऑप्शन होगा। आगे देखिए द अम्पेयर सेकंड स्टैंड फॉर द यूनिट ऑफ, यानी वो कहता है अम्पेयर सेकंड किसका यूनिट हम कह सकते हैं। तो आपको नया नया लग रहा है कि अम्पेयर सेकंड तो पहले देखा नहीं होगा। तो बेटा देखिए हमें पता है आई इक्वल टू किसके होता है जी, Q ओवर T। अब हमने क्या करना जी, Q निकाले तो वो क्या हो जाएगा जी, IT। अब देखिए अम्पेयर करंट का यूनिट क्या होता है अम्पेयर, और टाइम का क्या होता है जी सेकंड। तो अम्पेयर सेकंड इसका मतलब है कि ये किसका यूनिट आ रहा है, चार्ज का। Q क्या है, चार्ज है। तो अम्पेयर सेकंड को आप ये भी कह सकते हैं कूलम, या फिर अम्पेयर सेकंड इक्वल टू चार्ज। तो फिर राइट आंसर क्या होगा आपका, डी, चार्ज। बेटा आगे देखिए फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी v एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन ओम लॉ ओबेड। तो ओम लॉ में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपस में डायरेक्ट जो है वो रिलेशन होता है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वो मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में डायग्राम बना के आपको दिखाया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में क्या रिलेशन होता है, किस डायरेक्शन में ये फ्लो करते हैं। तो वो आप स्टार्ट वाली वीडियो जो सेट 1 है वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो ये आएगा जी हमारे पास ए ऑप्शन। तो बेटा देखिए आगे जी 45 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ EMF। तो बेटा इनमें आपने बताना है कि कौन सा EMF का सोर्स नहीं है, यानी कौन सा ऐसी डिवाइस या आला है जो EMF पैदा नहीं करता, वोल्टेज या करंट पैदा नहीं करता। तो बेटा देखें वोल्टेज सेल करता है, सेल तो बनाता है, डायनमो भी बनाती है। डायनमो आपने देखी हुई है जो साइकिल पे लगी होती है, या जो आप कह सकते हैं जो खेतों में वो ट्यूबवेल को चलाने के लिए भी यूज़ करते हैं, या सिंपल लफ्ज़ों में आप जनरेटर भी कह सकते हैं उस डायनमो। तो इसके अलावा बेटा देखिए थर्मोकपल, तो हमने पढ़ा था कि थर्मोकपल में क्या करती है, हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि पोटेंशियल देती है हमें, सोर्स ऑफ EMF है। लाउड स्पीकर नहीं है, क्योंकि लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर को जब हम चलाते हैं तो हम बैटरी खुद से लगाते हैं तो वो स्पीकर चलता है, तो वो तो जस्ट साउंड देता है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस या करंट या जो है EMF हमें नहीं देता। इसलिए राइट आंसर फिर क्या आएगा जी, डी। ये नहीं देता, बाकी तीनों देते हैं, ये आपने याद रखना। तो बेटा आज जो है, आज के लिए हम जो है यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है क्लास में इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आपने क्या करना है जी, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों को जो है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि एंटी टेस्ट फिजिक्स से रिलेटेड जो आपको इससे अच्छे MCQ इतनी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो मेरी इंस्ट्रक्शन पे अमल करेंगे। थैंक यू।